Hello students, this is the fourth video of the chapter Electricity. In the last video we saw series and parallel connections. In this video we'll continue our chapter with heating effect of current and practical applications of heating effect of current. So the today's topic is heating effect of current. As we have seen in previous classes that when current passes through a wire, it gets heated up. For example, we have room heaters. The wire that is present in the heater, as soon as current passes through the wire gets heated up. This phenomena of heating up of a wire when current passes through it is called heating effect of electric current. As we know, the main source of current is cell or battery. This cell or battery has chemical energy stored in it. और ये जो chemical energy आपका stored होती है आपका cell या battery में, this chemical energy provides the energy टू द इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड करती है, जिससे इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका सर्किट में आपका एक एंड से दूसरे एंड तक घूमते हैं. दैट इज द सेल इज द वन विच प्रोवाइड्स द पोटेंशियल डिफरेंस फॉर द फ्लो ऑफ करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट. दस तो ये जो आपका जब आपका जो ये सेल है ये आपका केमिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन्स को, तो इलेक्ट्रॉन्स जो वो एनर्जी गेन करते हैं और वो आपका सर्किट में आपका जो है रिवॉल्व करते हैं. तो इसका मतलब यह है कि जब तक आपका सेल एनर्जी प्रोवाइड करता रहेगा तब तक आपका इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपका सर्किट में आपका घूमते रहेंगे या आपका एक एंड से दूसरे एंड तक मूव करते रहेंगे. तो ये जो एनर्जी आपका सेल प्रोवाइड कर रहा है ये एनर्जी आपका दो पोर्शंस में आपका कई बार बढ़ जाती है. द फर्स्ट तो जो द मेजर पार्ट ऑफ दिस एनर्जी goes in accelerating the electrons or goes in moving the electrons from one point to the other in an electric circuit. और इस एनर्जी का कुछ हिस्सा आपका डिसिपेट होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट. जैसे हम देखें कि आपका हमारे घर में फैंस होते हैं या अप्लायंसेस होते हैं, तो जब वो आपका काम करते हैं काफी लंबे समय तक, जब वो काम करते हैं तो काफी लंबे समय तक काम करने पर, वर्क करने पर हम देखते हैं कि वो जो है गर्म हो जाते हैं अप्लायंसेस. तो जो एनर्जी उनको मिल रही है, द एनर्जी दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड टू देम, उस एनर्जी का कुछ हिस्सा तो आपका जो है आपका यूजफुल वर्क में कन्वर्ट होता है, जिससे आपका अप्लायंस वर्क करता है, और उसका कुछ हिस्सा जो है आपका हीटिंग में जाता है. तो ये जो फिनोमेना है जिसमें आपका जो वायर है या कोई डिवाइस जो है वो आपका हीटअप हो जाता है जब उससे करंट पास करता है, इस फिनोमेना को हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं. देखिए, अगर कोई ऐसा सर्किट है विच इज प्योरली रेजिस्टिव, अभी तक तो हमने अप्लायंसेस की बात करी, अगर कोई ऐसा सर्किट है जो कि प्योरली रेजिस्टिव है, विच इज ओनली मेड अप ऑफ रजिस्टर्स, जो कि सिर्फ रजिस्टर से बना है, तो ऐसे सर्किट में प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट द एनर्जी or the chemical energy that is provided by the cell gets totally converted into heat energy. Thus, in purely resistive circuit, the chemical energy of the cell gets converted into heat energy. Thus, once again, heating effect of electric current is a phenomena due to which the wire or a conductor gets heated up when a current passes through it. अब देखिए कि ये जो हीट जनरेट होती है उसको हम आपका मेजर करते हैं बाय वी हैव गॉट अ लॉ कॉल्ड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग देखिए, according to Joule's law of heating states that
that the heat produced in a conductor is directly proportional to the square of the current passing through the wire. किसी कंडक्टर में कितनी हीट प्रोड्यूस होगी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट. अगर हीट तो आपका जैसे जैसे हीट बढ़ेगी, जैसे जैसे आपका करंट बढ़ेगा सर्किट में, वैसे वैसे आपका हीट जनरेटेड भी बढ़ेगी. फर्स्ट पॉइंट, Joule's law of heating states that the heat produced in a conductor is directly proportional to the resistance. किसी रेजिस्टर या किसी कंडक्टर में कितनी हीट प्रोड्यूस होगी वो डिपेंड करता है कि उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस कितनी है. यानी जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी उतना ही ज़्यादा आपका हीट प्रोड्यूस होगी. इसीलिए आपके जो जैसे जो निक्रोम वायर है या टंगस्टन की वायर है, इनकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, तो जब इनसे करंट पास करता है तो इनमें हीट जनरेटेड भी काफ़ी ज़्यादा होती है. थर्डली, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, द हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर. जितने समय के लिए आपका कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा कि आपका कितनी हीटिंग होगी. जितना ज्यादा लंबे समय के लिए करंट पास करेगा उतनी ज्यादा हीटिंग होगी, जितने कम समय के लिए करंट पास करेगा उतनी ही कम हीटिंग होगी. Thus again, according to Joule's law of heating, the heat produced in a conductor is directly proportional to the square of the current. Greater the current, greater will be the heat produced. The heat produced in a conductor is directly proportional to the resistance of the conductor. The heat produced is directly proportional to the time for which the current flows. Combining all three of them, we have H proportional to I square RT, and when proportional का साइन हटा के जब हम इक्वल्स टू लगाते हैं, there comes a constant and the value of constant is 1, so we have the formula H equals to I square RT. This is the formula for Joule's law of heating. This is very important from examination point of view. The next topic of your book is practical applications of heating. The very first practical application is the electric bulb. As we have read about this in earlier classes as well, electric bulb is a practical application of heating effect of electric current. देखिए, वैसे तो heating in devices or in resistors is many a times is undesirable. हीटिंग जो है वो आपका अनडिजायरेबल होती है, एक ऐसा फिनोमेना है जो कि हम नहीं चाहते हो, बिकॉज इट लीड्स टू अ लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ एनर्जी. लेकिन आपका कई जगह ऐसे अप्लायंसेस भी हैं या जो कि आपका सिर्फ इसी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसी फिनोमेना पे आपके काम करते हैं. द वेरी सच डिवाइस इज इलेक्ट्रिक बल्ब. एन इलेक्ट्रिक बल्ब हैज अ फिलामेंट कॉल्ड टंगस्टन. एंड दिस टंगस्टन हैज वेरी हाई रेजिस्टेंस. इस टंगस्टन की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है. तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होने से आपका ये जो फिलामेंट होता है टंगस्टन का इलेक्ट्रिक बल्ब में, जैसे आपका इससे करंट पास करता है तो ये जो टंगस्टन की वायर है रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है. और ज़्यादा हीट जब ये प्रोड्यूस करती है तो ये जो वायर है वो आपका ग्लो करने लगती है हीटिंग इफेक्ट की वजह से, जिससे ये आपका लाइट एमिट करती है और हीट भी रिलीज करती है. तो दस इलेक्ट्रिक बल्ब, द वेरी फर्स्ट एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक बल्ब, इट हैज़ अ filament made up of tungsten. Tungsten has very high resistance and high melting point as well. जब इससे आपका करंट पास करता है तो करंट पास होने पर इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है. ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करने से ये आपका लाइट और हीट एमिट करता है. दैट्स वाई जब आप बल्ब को टच करें, अगर आप इलेक्ट्रिक बल्ब को टच करें तो आप देखेंगे वो आपका बहुत हीट अप हो जाता है कई बार. द सेकेंड एप्लीकेशन इज योर फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज. दो
fuse have now been replaced by MCBs, miniature circuit breakers, but fuse is also one such common application of heating effect of electric current. A fuse is basically, it is a wire which is fixed in a porcelain, एक आपका पोर्सिलेन केस में जो है ये आपका एक फ्यूज वायर जो है वो आपका इस तरह से आपका फिक्स करी हुई होती है. दिस इज अ पोर्सिलेन बॉडी, पोर्सिलेन केस, और इसमें आपका ये जो वायर है ये फ्यूज वायर होती है. दिस फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ an alloy or many times it is made up of also a metal. ये जो फ्यूज वायर जो है, इस फ्यूज वायर को चूज करते हुए ये ध्यान रखा जाता है कि जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा ना हो, सो दैट आपका जैसी करंट आपका सर्किट में एक्सीड करता है तो एक्सीड करने पर आपका वायर जो है आपका हीटअप हो जाए, और हीटअप होने की वजह से वायर मेल्ट हो जाए और आपका टूट जाए, और बाकी जो आपका अप्लायंसेज हैं या जो सर्किट में आगे जो अप्लायंसेज या डिवाइसेस कनेक्टेड हैं वो खराब होने से बच जाए. तो जो फ्यूज जो है, बट फर्स्टली द फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस. ये आपका सेफ्टी डिवाइस है जो कि आपका सर्किट्स में या हम घरों में भी आपका इस्तेमाल करते हैं. दीज डेज ऑल अप्लायंसेज हैव देयर सेपरेट फ्यूजेस. तो फ्यूज में आपका एक फ्यूज वायर होती है. ये फ्यूज वायर जो है वो आपका किसी मेटल या अलॉय से बनी होती है. जनरली जो अलॉय है वो आपका टिन या लेड के अलॉय से जनरली जो वायर है वो आपका बनी होती है. ये जो वायर होती है ये आप उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है. मेल्टिंग पॉइंट कम होने की वजह से जैसे ही आपका सर्किट में करंट बढ़ता है, जैसे ही हम जानते हैं करंट बढ़ेगा, द हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट. तो जैसे करंट बढ़ता है ये वायर में हीटिंग इफेक्ट की वजह से वायर हीटअप हो जाती है, और हीटअप होने की वजह से जैसे ही मेल्टिंग पॉइंट रीच करता है वायर आपका टूट जाती है, सर्किट आपका ब्रेक कर जाता है और आपका काम करना बंद कर देता है. तो इससे जो बाकी आपके डिवाइसेज हैं या जो आपका डिवाइसेज है वो खराब होने से बच जाते हैं. तो दिस इज वन सच, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. जो फ्यूज है वो आपके बहुत सारी रेटिंग्स में आते हैं. आपका फ्यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पज के जो फ्यूजेज हैं वो आपको 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर में आते हैं. कॉमनली जो हम लोग फ्यूज जो हमारे घर में इस्तेमाल होता है वो आपको 5 एम्पियर एंड 15 एम्पियर के फ्यूजेज जो है वो इस्तेमाल होते हैं. 5 एम्पियर फ्यूज इज फॉर द अप्लायंसेज विच डू नॉट यूज हायर वैल्यू ऑफ करंट. जो ज्यादा करंट इस्तेमाल नहीं करते उनके लिए हम 5 एम्पियर का फ्यूज इस्तेमाल करते हैं. और जो ज्यादा आपका करंट इस्तेमाल करते हैं जैसे आपका माइक्रोवेव ओवन्स हैं या गीजर्स हैं, इनके लिए आपका 15 एम्पियर का जो फ्यूज है जनरली वो आपको यूज किया जाता है. द नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी एक चीज और ध्यान रखिए, आपका जो फ्यूज रेटिंग है वो हमेशा ध्यान में रखी जानी चाहिए अप्लायंस को कनेक्ट करने से पहले. जो फ्यूज रेटिंग है जिस अप्लायंस में आप फ्यूज लगा रहे हैं वो फ्यूज रेटिंग, उस अप्लायंस की फ्यूज रेटिंग करंट कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा होनी चाहिए, कभी भी उससे कम नहीं होनी चाहिए. तो बराबर हो या ज्यादा हो, कभी भी जो करंट की जो फ्यूज की रेटिंग है वो आपका कभी भी करंट कैरिंग कैपेसिटी से आपका कम नहीं होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल किसी अप्लायंस की या किसी अप्लायंस की करंट रेटिंग जो है वो आपका 10 एम्पियर्स है, तो आपका जो फ्यूज है उसमें वो 5 एम्पियर का नहीं लगेगा, वो 15 एम्पियर का फ्यूज का 10 या 10 से ज्यादा एम्पियर का फ्यूज उसमें लगेगा. तो ये बात ध्यान रखनी है कि किसी भी अप्लायंस में फ्यूज कनेक्ट करते हुए वी हैव टू कीप इन माइंड द करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ दैट अप्लायंस. द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पावर. Electric power. Electric power, or simply power as we know, it is defined as work done per unit time. We have studied power in class 9th as well. It was defined as work done per unit time. Here electric power is defined as the rate at which electric energy is dissipated or consumed in an electric circuit. अगर आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन देखें तो किस रेट से आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होती है या डिसिपेट होती है उसको आप इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं. नाउ विल लुक एट द वेरियस फॉर्मूलाज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर. एज वी हैव सीन P equals to W upon T, work done per unit time.
we know potential difference is work done per unit charge. So work is product of potential and charge. Put this value of W over here. We have P equals to W upon T equals to VQ upon T. We know Q upon T equals to I. Substitute Q upon T with I. So we have P equals to VI. Now from Ohm's law, we have V equals to IR. Substitute IR over here. So we have IR into I equals to I square upon R. This is one such formula of power. Also, we know from Ohm's law, I equals to V upon R. Substitute I equals to V upon R in this formula. We have, so all the formulas of power can be written as P equals to work done per unit time equals to VQ upon T equals to VI equals to I square R equals to, substitute V upon R in place of I, V square upon R into R. This can be simplified as V square upon R square into R. So we have V square upon R. Thus these all are formulas of power. Now SI unit of power, as we know, the SI unit of power is watt. The SI unit of power is watt. How can we define 1 watt? 1 watt, it is a power consumed by a device that carries a current of 1 ampere when operated at a potential difference of 1 volt. As we have seen, the formula of power is VI. Power of an appliance, the power consumed or dissipated by an appliance is 1 watt when 1 ampere of current flows when a potential difference of 1 volt is applied. जब किसी अप्लायंस में 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पे, then we'll say that the power consumed or dissipated by an appliance is 1 watt. There is one another commonly used unit called commercial unit of energy, which is called kilowatt hour. Now the next topic is commercial unit of energy. As we have seen, P equals to W upon T. The work done is also associated with the energy. We say work done बोलिए या energy बोलिए. So we have formula P equals to energy consumed per unit time. So from here we have energy equals to power into time. If we take the unit of power as kilowatt, which is a bigger unit of energy, and time in hours, we have the unit as kilowatt hour. This unit, kilowatt hour, this is called commercial unit of energy. This is the unit of energy according to which we pay our electricity bills. So this electricity bills of our houses are paid according to this unit of energy. Now the commercial unit is kilowatt hour and the SI unit is joule. Now we will derive a relation between the commercial and SI unit of energy. Or you can simply say we'll convert the commercial unit of energy into joules. As we have seen, 1 kilowatt hour can be written as 1 kilowatt into
1 hours. 1 kilowatt, there are 1000 watts in 1 kilowatt, and there are 3600 seconds in 1 hour. So we have the units are watt second, and watt second is also joule. So 1 kilowatt hour is equal to 3.6 into 10 to the power 6 joule. This is the relation between commercial and SI unit of energy. This is important from examination point of view. So students, this was the last topic of the chapter. You will be provided with questions in your WhatsApp group of your class, and we'll continue with numericals. Thank you.